Very good morning, all of you. Good Good morning, morning, sir. sir. Today we are going to start new concept income from Rajiv, house good property. morning. Very good morning. Good morning. Concept of income from house property. उसकी वजह Good क्या है? morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग चित्रांशी। वजह क्या है? क्योंकि टाइम आपके पास कम है एंड ड्यू टू द वेरी लार्ज सिलेबस वी हैव टू मूव फास्ट। अभी हम लोगों ने सैलरी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं एंड इन अ सैलरी चैप्टर देयर वाज अ नियर अबाउट 50 to 60 क्वेश्चंस व्हिच वी हैड प्रीवियस 2 चैप्टर्स। तो अभी मेन हम लोगों ने उसमें से कर लिया है, फिर आपको पार्ट ऑफ समझ के दे बात प्रेजेंटेशन से है, आप उसको थोड़ा थोड़ा बता करके रही हो तो देखिएगा और बीच बीच में जब दिक्कत आएगी तो हम बात करेंगे, साथ में सिलेबस को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो इन दिस केस अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ रखा है कि हमें ये नॉलेज है कि जब भी हम इनकम किसी भी पर्सन की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है वो 5 हेड्स होते हैं। इतना हमको समझ में आ गया है। ये फर्स्ट हेड हम लोगों ने अभी कवर अप किया है, जिसपे हम लोगों ने सैलरी को पढ़ा था, सैलरी के रूल देके, फिर पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है आप कितना करते हैं। अभी बेटा हमें ये सेकंड के ऊपर आना है। ये सेकंड है हमारा जिसकी बात हो रही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर आप सोचिए कि वन में हमें कितना टाइम लगा, फिर इसी तरह हमें थर्ड कवर करना है, इसी तरह हमें फोर्थ कवर करना है, इसी तरह हमें फिफ्थ कवर करना है। हाँ ये है कि सैलरी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता भी है और आपने देखा भी कि इसके 2 चैप्टर्स थे। तो अभी हम लोगों ने सैलरी के 2 पार्ट करके देख लिए। पार्ट ए जो सिंपल था और पार्ट बी जो है वो रिटायरमेंट के साथ में था। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करवा दे रहे हैं। साथ साथ में जो लोग प्रीवियस में चाहे इस चैप्टर में हो चाहे इस चैप्टर में हो, अगर अपने क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जो डाउट्स होंगे उनको भी साथ साथ कवर अप करेंगे। बीच में रिवीजन क्लास भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसको समझना है हाउस प्रॉपर्टी के लिए। बेटा हाउस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं वो आप समझिए कि टैक्स जो है वो किसके ऊपर चार्ज किया जाता है। नेम से जैसे कि क्लियर है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी तो ये और लैंग्वेज आपको मैं बताऊंगा ही बुक की, मगर इतना समझ लें कि ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अभी तक जब वर्क किया था तो हमें खुद इनकम जनरेट करने के लिए इंगेज होना पड़ रहा था एज ए पार्ट ऑफ सैलरी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें आराम मिलता है और साइड बाय साइड हम अपनी इनकम जनरेट कर लेते हैं अपनी रिसोर्सेस के बेस पर। हाउस प्रॉपर्टी आपने रखी, कोई मकान जिसे कहा जाएगा, उसको आप कैसे जनरेट कर लेते हैं? तो आप उसको किराए पे चढ़ा देते हैं, रेंट पर दे देते हैं। आप नियर अबाउट अपने अगल बगल नेबर में भी देखेंगे कहीं ना कहीं रेंट पर लोगों ने रूम दे रखे होंगे या प्रॉपर्टी दे रखी होगी। तो उससे जो है उनकी इनकम जनरेट होती है। और हमारा पर्पस क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का? हमारा पर्पस यही तो था कि किसी की भी इनकम नहीं छूटेगी, सबके ऊपर टैक्स लगेगा। तो अब प्रॉपर्टी के लिए जरूरी हो जाता है कि वो क्या लेट आउट हो सर। अब समझिए, एक आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है। अब इस हाउस प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम ये जानने जा रहे हैं कि इससे जो है आपने इसको अगर रेंट पर दिया तो ध्यान दें कि मुझे दिक्कत इसलिए आती है कि बीच में स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनको एडमिट करना पड़ता है। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप जो ये हाउस प्रॉपर्टी है, 2 बातें यहाँ पर आ रही हैं। हम इनकम को देखने जा रहे हैं, फिर चैप्टर की स्टार्ट होगा अगर ये यहाँ पे इजी समझ में आ गया तो। अब हम इस हाउस प्रॉपर्टी को इनकम को देखने जा रहे हैं। तो इस इनकम के लिए हमें कैसे इनकम होगी सर? हमें इसकी इनकम 2 तरीके से होगी। एक तो हम इसको या तो सेल कर दें या तो हम इसको लेट आउट कर दें। बेटा तो क्या सर दोनों ही हाउस प्रॉपर्टी में ऐड होंगी? नहीं बेटा, जब आप सेल करेंगे तो सेल करने के बाद तो प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। अब ये तो किसी और के पास चली जाएगी, आपके पास तो प्रॉपर्टी रहेगी ही नहीं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए। तो जो सेल से होने वाली इनकम है वो इसमें नहीं आएगी। ये सारी की सारी
कैपिटल गेन जो चैप्टर अभी आगे पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं कि सेल करने से भी अगर कोई इनकम हो रही है तो क्या किया जाए, ये छोड़ेंगे नहीं, ये अभी बेटा आगे मूव हो जाएगा, नेक्स्ट ओवरहेड में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा पर्पस है कि इसकी इनकम हमें देखनी है। तो अगर आपने इसको रेंट पे लेट आउट कर दिया, सपोज करिए 10,000 रुपीज पर मंथ, तो आप इजीली कह सकते हैं कि अब इसकी इनकम 10,000 रुपीज पर मंथ है। लेट आउट मतलब किराए पर देना। तो इससे इसके मकान मालिक को, जो ओनर है, उसकी बेटा कितनी इनकम हुई, 10,000 पर मंथ हो गई। अब आप बताइए, कोई दिक्कत किसी को? क्लास में स्टूडेंट्स हैं, मेरी आवाज आ रही है, कोई प्रॉब्लम इस जगह? नो सर। नो सर। हाँ, थोड़ा सा इंटरेक्शन रहता है, ठीक रहता है। अब 10,000 रुपये इनकम हो गई। तो अब यहाँ पर हमारे पास तीन लोग हैं, ए, बी और सी, तीन लोगों को मैं ले रहा हूँ। तीनों लोगों के पास अपनी जो है वो हाउस प्रॉपर्टी हो गई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दिया, और रेंट कितना इनको मिल रहा है, 10,000 रुपये मिल रहा है। ओके। बी ऐसे हैं कि बी ने क्या कहा कि हम अगली बगल रहते हैं, सब अगल बगल मकान है, यहाँ बी रह नहीं रहे हैं, बी ने इस जगह पर रहते किसी और मकान पे हैं, ये बी की भी यहाँ प्रॉपर्टी है। बी ने कहा हम रेंट नहीं देंगे, हम रेंट पर नहीं देंगे, हमारा मकान क्या है, वो खाली पड़ा हुआ है। ओके। तो अब ये बताइए कि इनकम टैक्स में काउंटिंग के लिए, इनकम के लिए किसको लिया जाएगा, किसको छोड़ दिया जाएगा? बी को छोड़ दिया जाएगा। और भी बी लोग को बताएं छोड़ बेटा। सर ए को ले लिया जाएगा। ए को ले लिया जाएगा, और बी के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसको छोड़ देगा। छोड़ देगा। इसी, ठीक, इतना समझ में आया? ये गलत समझ में आया, इसीलिए आपको मैंने 3 बार पूछा। सुनो, बी को, आप अपनी जगह सही है, जितनी आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से यू आर राइट, मगर बी को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आपकी नजर जानते हैं किसके ऊपर है। आपने बी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपकी नजर डायरेक्टली इस रेंट पे है, कि अरे ए को रेंट मिल रहा है, जेब में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो इसकी इनकम हो रही है। और बी ने मकान खाली कर रखा है, किराए पे नहीं दे रखा है, तो इसकी इनकम नहीं हो रही, इसलिए छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि आपकी जो पूरी नजर है वो इसके ऊपर, जो रेंट मिल रहा है उसके ऊपर थी, इसलिए आपने ये आंसर दिया। ओके, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? जी मगर सर। इनकम यस टैक्स सर। जो डिपार्टमेंट है, उसकी नज़र इस रेंट पे नहीं होती, उसकी नज़र इस रेंट पे नहीं है, उसकी नज़र होती है हाउस प्रॉपर्टी की कैपेसिटी पे। तो इसलिए उस हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू वो निकालता है कैपेसिटी के थ्रू। कैपेसिटी का मतलब है कि कितने पे किराए पे उठाया जा सकता है। उठाया है या नहीं उठाया वो अलग बात है। देखो, ए और बी रहते कहीं और हैं, ए और बी रहते जो हैं वो कहीं और हैं, उनके पास ही प्रॉपर्टी है। और अगर जो है बी यहाँ नहीं उठाता है, तो बी की इनकम में इसको मान लिया जाएगा कि बी की ये इनकम है। आप कहेंगे सर ये क्या मजाक है कि बी ने तो किराए पे उठाया ही नहीं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि, तो इस जगह उसकी कैपेसिटी देखी जाएगी, हिंदी में लिख रहा हूँ, उसकी क्षमता देखी जाएगी कि हाउस प्रॉपर्टी की अगर क्षमता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो ध्यान दीजिए, उससे होने वाली इनकम बेस नहीं है। नॉर्मल लोग हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को बेस रखते हैं, तो समझ लीजिए इनकम बेस नहीं है। इनकम पैसे को किनारे कर दीजिए, वो जो मकान है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी क्षमता को देखिए, उसकी कैपेसिटी को देखिए। उठाया नहीं उठाया वो अलग बात है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें इससे कोई मतलब नहीं, उठाया आपने नहीं उठाया, आपकी कैपेसिटी है तो वो काउंटिंग में आ जाएगा और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, काउंटिंग में आपकी इनकम मान ली जाएगी। सर ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा क्यों? अब बेटा समझिए, एक एक लॉजिक और समझिए। इसी कंडीशन में जो ए ने रेंट पे उठा रखा है, तो ए भी तो अपनी बात से पलट सकता है। ए भी कह दे नहीं नहीं मेरा तो रेंट पे नहीं है, मैंने रेंट पे नहीं दे रखा है। बी भी आ जाए भैया
मेरा भी खाली है, हमने भी रेंट पे नहीं दे रखा है। सी भी कॉलोनी में आ जाए, हमने रेंट पे नहीं दे रखा, खाली कर रखा है। तो हर जगह डिपार्टमेंट चेक तो करने जाएगा नहीं, कि जाएगा चेक करने? नहीं जाएगा। तो इस तरीके से रेंट पे होते हुए भी लोग मुकर जाते हैं कि रेंट पे नहीं है। तो आप ध्यान रखिए। अब आपने क्या सीखा कि जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम ली जाएगी, मानी जाएगी आपकी आय, इनकम एज्यूम डीम टू बी इनकम, तो वो कौन सी होगी? जो कैश रेंट मिल गया है या हाउस प्रॉपर्टी की कैपेसिटी? क्या सीखा आपने? प्रॉपर्टी की कैपेसिटी। यस, तो प्रॉपर्टी की कैपेसिटी की बात होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब बात करेंगे। तो अब यहाँ तो मैंने आपको कैपेसिटी सिखा दिया और मैंने आपको एनुअल वैल्यू भी बता दिया। तो देखो अंडर द, अब इस पे थोड़ा भाषा में बात कर लेते हैं बुक की। अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द बेसिस ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज किस तरह का, हल्का उधर चल लीजिए। तो अब यहाँ पर जो है हाउस प्रॉपर्टी द बेसिस ऑफ चार्ज इज द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो अब हम किसके ऊपर करेंगे? हम करेंगे यहाँ पर एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर जो चार्जेस होंगे हमारे। तो आपको मैंने यही सिखाया कि हमें एनुअल वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। पहली चीज, कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, आपके पास अपनी बुक में ये चीज दी हुई होगी। आपके बुक में सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पहला पॉइंट है कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड। एक मकान बना हुआ है, उसके साथ में उसके ऊपर लैंड है, अटैच है, चाहे खाली लैंड हो, पैसा आपको मिल रहा हो। दूसरी चीज, ऑफ विच द एसएससी इज ओनर। मैंने क्या बताया? ए बी सी कहीं और रह रहे हैं मगर ओनरशिप उनकी, मालिकाना हक उनका हो। देन सी, क्या है सी? द विच इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस बिल्डिंग पे एसएससी जो है वो खुद अपना बिजनेस जो है वो नहीं चला रहा हो। अपना बिजनेस देखो इसी लिखा हुआ है, विच इज नॉट यूज फॉर द पर्पज ऑफ एसएससी बिजनेस। उसका अपना बिजनेस उसके ऊपर नहीं चल रहा हो। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो थोड़ी थ्योरी जरूरी हो जाती है समझने के लिए। ये 3 पॉइंट में किसी स्टूडेंट को दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब इसी में ही जो बिल्डिंग और लैंड है उसके साथ में कुछ उसके एक्सेप्शंस भी हैं। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर लेट आउट टू एम्प्लॉय और अदर। इफ द एसएससी लेट आउट द बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग है या स्टाफ क्वार्टर टू एम्प्लॉय ऑफ अ बिजनेस whose residence there is necessity for the efficient conduct of business, the rent controlled, the rent collected from such employees accessible in the income from business, not the income from house property। वजह समझिए इस जगह क्या है। अभी अभी जो आपने देखा कि जो हाउस प्रॉपर्टी है वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका खुद का बिजनेस है तो उस बिजनेस को आप उस हाउस प्रॉपर्टी में ना चला रहे हो। अगर आप उस बिजनेस को उस हाउस प्रॉपर्टी में चला रहे हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी यहाँ से नहीं देखी जाएगी, वो अगले हेड में बिजनेस एंड प्रोफेशन में देखी जाएगी। जैसे सर कोई एग्जाम्पल हो जाए। एग्जाम्पल का मतलब यही है कि आपके पास में ये एक हाउस प्रॉपर्टी है। अब इस हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में आप यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं या कोई बिजनेस यहाँ से रन करते हैं। तो अगर इस जगह कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स यहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं, तो इसको आपका बिजनेस माना जाएगा क्योंकि आप यहीं से रह करके बिजनेस कर रहे हैं। हाँ सर ये तो समझ में आ गया। मगर इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आप तो यहाँ पर नहीं है, मगर बेटा ये आपका फैक्ट्री या फिर प्रोसेस प्रीमाइसेस एरिया इतना बड़ा है कि उसके अंदर वो मकान आता है और उस प्रॉपर्टी में जो वर्कर रह रहा है वो यहाँ पर इसी वजह से रह रहा है क्योंकि ये बिजनेस है। तो ये भी बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट इस चैप्टर के लिए नहीं करेंगे। देन आगे बढ़ते हैं। इफ अ बिल्डिंग इज लेट आउट टू अथॉरिटी फॉर द लोकेटिंग बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इनकम फ्रॉम सच बिल्डिंग विल बी एक्सेसिबल इन द बिजनेस। अब आपने घर से आते जाते रास्ते में कहीं ना कहीं देखा होगा कॉलोनी के बीच में बैंक्स होते हैं, एटीएम होता है। तो इस जगह ये माना जाता है कि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको उनसे कोई अगर इनकम हो रही है तो ये है एक्सेसिबल एज ए इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड नॉट एज ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बैंक और पोस्ट ऑफिस को कवर अप कर लिया।
देन सी पॉइंट, कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट्स। समझिएगा मेरी इस बात को, कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग का मतलब है कि उस हाउस प्रॉपर्टी, जो मकान आप दे रहे हो, वैसे नॉर्मल आप देखते हो कि मकान है, ईंट से बना हुआ है या दीवारें हैं, और मकान आ गया, आदमी आ गया रहने, उसने अपने उसके अंदर फर्निश्ड कर लिया, चीजें रख ली। मगर कई बार जब प्रॉपर्टी दी जाती है यूज करने के लिए, तो उसमें कई कंटेंट अटैच होते हैं जो उसके साथ में अलग नहीं हो सकते उस प्रॉपर्टी के साथ में। तो वेयर द एसएससी लेट और हायर मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर बिलोंगिंग टू हिम and also building for composite rent, and the rent of building is inseparable from the rent of said machinery, plant, furniture। सर इसका क्या मतलब है? बेटा आपको मान ली रहने के लिए मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी दी, तो प्रॉपर्टी तो मेरी है, अब मैं आपसे उससे रेंट ले रहा हूँ। आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं तो घर से फर्नीचर वगैरह ले करके नहीं आए, तो कुछ मशीनरी, सर क्या प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे मशीनरी? अरे इक्विपमेंट्स और फर्नीचर हमने आपको दे दिए रहने के लिए, तो उसके बदले में भी मैं आपसे किराया ले रहा हूँ। अगर मैं आपको बेड और अदर जो फर्नीचर्स है वो सब प्रोवाइड नहीं करता, तो मैं रेंट आपसे 10,000 रुपए लेता। मगर मैं वेल फर्निश्ड करके आपको सब दे रहा हूँ, तो उस जगह पर अब मैं तब भी 10,000 तो लूंगा नहीं, तो मैं आपसे 15,000 ले रहा हूँ। अब ये बढ़ा हुआ रेंट मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करी। अब एक और एंगल देखिए कि मानिए कि ये जो सर्विसेज मैंने प्रोवाइड करी, मैं फर्नीचर खुद किसी और से किराए पर लेकर के आया, तो क्या मैं इसके बाद में ये पैसा उसको वापस करूंगा कि नहीं करूंगा? मेरी बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? यस सर। तो यहाँ पर बेटा ये अब मेरा बिजनेस हो जाएगा। ये मेरा बिजनेस है कि मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। तो ये जब बिजनेस है, और अगर इनकम अलग अलग अगर कर ली जाए, अगर इनकम अलग अलग कर ली जाए, तब तो बहुत अच्छी बात है। तब तो जो हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम है वो तो इसी हेड में आ जाएगी, और जो फर्नीचर, मशीनरी और जो अलग कंपोनेंट्स हैं उनसे होने वाली इनकम जो है वो दूसरे हेड में आ जाएगी। सर वो दूसरा हेड कौन सा होगा? अब देखो मेरा काम बिजनेस करना हो गया ना, तो या तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आप इनकम को दिखा सकते हो, अगर हाउस प्रॉपर्टी में नहीं है तो ये देखो साफ साफ है, letting is not chargeable to the income tax under the head of income from house property, but is taxable under the head of income from other sources। और तो ऐसी कंडीशन में आप या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लेके जाइए या बिजनेस एंड प्रोफेशन लेके जाइए, अगर आप ऐसी इनकम को अलग नहीं कर पाते हैं। क्या एग्जाम्पल समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? यस सर। इसके बाद में पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन, इट इज एसेबल एज ए बिजनेस इनकम। पेइंग गेस्ट आप जानते हैं, पेइंग गेस्ट हर कोई समझता है ना? तो पेइंग गेस्ट को अगर होने वाली उससे कोई इनकम है तो वो भी बेटा बिजनेस मानी जाएगी। अब बिजनेस का पॉइंट समझ लें, व्यापार जब पर्पज ही यही है कि हम लेट आउट करें और उसको जनरेट करें इनकम, कोई बिजनेस करने के लिए, और उससे हमें और भी सोर्सेज इनकम हो रही हो, तो वो सारा पोर्शन जो है वो आपका बिजनेस के लिए आ जाएगा, बिजनेस की इनकम को नहीं लेनी है। दूसरी चीज मैंने पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे आता हूँ, ऑन इट्स एनुअल वैल्यू, द इनकम इज कंप्यूटेड ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। मैंने बोला ना कैपेसिटी के ऊपर होगा, जो उसकी रेंटल इनकम है उसके ऊपर नहीं होगा। तो देखो ये है नॉट ऑन इट्स रेंटल इनकम, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया था। प्रैक्टिकल करते समय इन सब बातों को अभी हम लोग और ध्यान से देखेंगे। द एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट थिंग, एसएससी जो है उसका ओनर होना चाहिए। अगर हम आपके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं तो आप उस हाउस प्रॉपर्टी के मालिक होने चाहिए। सब मैंने अभी आपको बता दिया था, बुक में इसलिए दिखा रहा हूँ, लाइन में बुक में दे रखा होगा कि इसको आप पढ़ें और समझ लें। देन अनदर थिंग, थोड़ा सा फास्ट जाते हैं, डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर का मतलब है कि एग्जैक्टली तो आप ओनर नहीं होते, मगर कुछ परिस्थितियों में आप ओनर मान लिए जाते हैं। ये सब थ्योरी का पार्ट रहता है, प्रैक्टिकल में बहुत कम चीजें आती है। तो ये वो कंडीशंस हैं कि जिसमें आपको मान लिया जाता है, एक दो बताते हैं, बाकी पढ़ लीजिएगा। एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन और नॉट बीइंग ट्रांसफर इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू ए लाइफ अपार्ट, जो अपार्टमेंट है उसके साथ अपार्ट है, और ए माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर डैश डैश डैश। समझो इस बात को, कहने का मतलब है कि आप एक हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। ये हाउस प्रॉपर्टी जो है दिख रही है, ये हाउस प्रॉपर्टी जो है ये आपकी है। अब इसके ऊपर आप रहते तो आप कहीं और हैं, रह रहे आप लखनऊ में,
और ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी आपकी है कानपुर में। तो अब रहते आप यहाँ है और ये कानपुर में, टैक्सेबल तो हो ही जाएगी आपके पास। क्यों टैक्सेबल हो जाएगी? क्योंकि आप इसके ओनर है। तो जो भी ओनर होगा उसकी इनकम जो है वो इस हाउस प्रॉपर्टी की वजह से बढ़ा दी जाती है। अब एक्चुअल में क्या होगा कि आप इससे बचना चाह रहे हैं। तो अब आप बचना चाह रहे हैं तो अब आप क्या करोगे कि इस कानपुर वाली प्रॉपर्टी को आपने क्या कर दिया कि अपने जो है किसी पर्सन को ट्रांसफर कर दिया। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो अपनी, अगर मेल है तो वो फीमेल वाइफ को ट्रांसफर कर देता है। तो अब देखिए, वाइफ को अगर ट्रांसफर किया तो अब दूसरा बंदा ओनर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब ऐसी कंडीशन में इनकी इनकम में ना जुड़ करके, इस पर्पज है कि अब ये वाइफ की इनकम में जा करके जुड़े, क्योंकि मालिक तो वाइफ है। अभी आगे चल के हम लोग ये भी देखेंगे कि क्लबिंग ऑफ इनकम में कैसे इसको यूज किया जाता है। तो अब इस जगह पर, यहाँ पर ऐसे में ये डीम्ड ओनर मान लिए जाएंगे, क्योंकि अगर ये नहीं प्रूव कर पाते कि प्रॉपर पैसा दिया। हाँ, अगर वाइफ ओनर है और इन्होंने इस प्रॉपर्टी को वाइफ को ऐसे ऐसे मूव कर दिया और वाइफ ने मान लो इनको 50 लाख रुपए दे दिए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सेल और परचेज की बात है। मगर कंसिडरेशन अगर नहीं दिया, सिर्फ एक ही तरफ से डीलिंग है, तो हाउस प्रॉपर्टी जो है उसके ओनर ही माने जाते हैं। बाकी ये पार्ट ऑफ थ्योरी है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपके कॉपी में सब दे, बुक में दे रखा है। इसके बाद एक मेन पॉइंट ये आप समझ ही गए, इट इज नॉट यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ एसएससी बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए नहीं होना चाहिए। एक रीडिंग करना चाहें तो इसकी कर लीजिएगा। किन किन की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट होती है, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। ये अच्छी खासी लिस्ट है कि जब इनके पास प्रॉपर्टी होगी तो इसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेते। एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट मैंने अंडरलाइन करके पहले से रखा हुआ है, डिडक्टेबल फ्रॉम जीटीआई। जब हम टोटल करेंगे तो जीटीआई निकल करके आता है। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पर हम इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। मगर पॉइंट नंबर 2 थोड़ा जरूरी हो जाता है कि शुरू में आप समझ लें। इनकम ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड इट्स ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 20,000। द सोसाइटी and the society is not a housing society, urban consumer cooperative society, transport society, society manufacturing goods and aid। बस 20,000 रुपए के ऊपर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के पॉइंट आपको याद रखना है जहाँ पे हम रिडक्शन करेंगे जीटीआई के सेगमेंट में। क्या जीटीआई? ये ग्रॉस टोटल इनकम। ये आपने सैलरी में देखा था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन से पहले टोटल था, वो जीटीआई था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे अब प्रैक्टिकल से हमारा लेना देना है। इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी सिचुएटेड अब्रॉड। अब ऐसी कंडीशन आती है, सर हम तो रह रहे हैं इंडिया में, हमारी प्रॉपर्टी जो है वो अमेरिका में है। अब उससे अगर हमको इनकम हो रही है तो सर हम इस फॉरेन इनकम को अपनी इनकम लेंगे कि नहीं लेंगे? बेटा इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने आपको एक थ्योरी स्टार्टिंग बताई थी, 3 सन ऑफ वन गार्जियन। एक इंडिया में है जो बहुत अच्छा बच्चा है, एक थोड़ा खराब है, बहुत खराब बच्चा है। तो जब रेसिडेंट वाली पोजीशन होगी 3, उसी से बोला था नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट अनराई। तो जब ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे तो इन सब हालत में ये सब पॉइंट टैक्सेबल होंगे, प्रॉपर्टी चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो। इसीलिए स्टेटस देखने की बात करी गई थी। प्रॉपर्टी ओन बाय को ओनर, 2 लोग अगर उसके ओनर के मालिक हैं तो जो इनकम होगी वो 2 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। नहीं तो पूरा कैलकुलेट करके जो प्रॉफिट आएगा फिर एज ए पार्टनरशिप डील हो जाती है। कंपोजिट रेंट, अभी अभी मैंने बताया, कंपोजिट रेंट जब रूम के साथ में कई फैसिलिटीज देनी पड़े। जब स्टूडेंट्स रहने आते हैं तो उन्हें बेड, तखत और फर्नीचर, पढ़ने के लिए टेबल, चेयर, और कुछ लोग को एसी प्रोवाइड कराया जाता है, तो कहीं पे कूलर प्रोवाइड कराया जाता है। इन सब का जब कंबाइंड रेंट लिया जाता है तो उसको बोलते हैं बेटा कंपोजिट रेंट। इफ ए बिल्डिंग इज लेट आउट टू ए पर्सन अलॉन्ग विद द अदर फैसिलिटीज, मैंने बता दिया क्या क्या फैसिलिटीज हैं कंपोजिट रेंट के लिए। फॉर ए कंपोजिट रेंट एंड इफ द रेंट ऑफ द बिल्डिंग कैन बी सेपरेटेड, अगर अलग अलग कर लोगे तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा और बाकी चीजें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या फिर बिजनेस में चली जाएंगी। और अच्छा सर, अगर इनको हम अलग नहीं कर सके तो फिर क्या करेंगे? इफ द कंपोजिट रेंट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इट विल बी टैक्स अंडर द अदर सोर्सेज।
हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी की वजह से ही होगी। अगर किसी और सर्विस की इनकम को अलग नहीं किया जा सकता है तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं, फिर वो एक और हेड अलग से बनाया गया है, अदर। हाउस प्रॉपर्टी ओनली हाउस प्रॉपर्टी, ओनली ओनली एंड ओनली हाउस प्रॉपर्टी। और वो भी किसके ऊपर होगी? जब वो एनुअल वैल्यू हम निकालेंगे। एनुअल मतलब होता है उसकी पूरी साल भर की उसकी पूरी इनकम। तो इस कंडीशन में कुछ पार्ट आपको समझाने के लिए अलग अलग रखे गए हैं, जिसमें एनुअल वैल्यू जो है वो ली जाती है जब बिल्डिंग लेट आउट होता है। तो यहाँ पर एक पोर्शन है लेट आउट का मतलब जब बिल्डिंग किराए पर आपने दे दी, तब कैसे हम निकालते हैं, ये पॉइंट हम इसमें कवर अप करेंगे एनुअल वैल्यू के लिए। तो ये थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा करने के लिए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स परेशान ना हो, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे हिंदी वाला पॉइंट भी बीच में ऐड किया है कि जब एनुअल वैल्यू उस कंडीशन में ले जब किराए पर मकान दिया गया हो। इतना आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा आप लोगों को समझ में? यस यस सर। सर। तो अब यहाँ से मेन वर्क स्टार्ट होगा। तो अलग अलग कंडीशंस देखेंगे। पहला कि जब उसको हमने रेंट पर दे दिया, तो ये पॉइंट ए हो गया। तो इसी तरह दूसरी कंडीशन भी होगी कि जब खाली पड़ा है जिस पे हमें वैल्यूज निकालनी है, तब हम कैसे करेंगे। तो इन सब चीज़ों में कुछ पॉइंट आपको पहले थ्योरी ना फंसा करके याद करा दें, बता दें। कुछ टर्म होते हैं, उन टर्म को हमको समझना होता है। पहले देखो, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट छोड़ो पहले, वो टर्म्स आपको थोड़े से समझ में आ जाएंगे तो इजी हो जाता है। पहला तो देखिए एक्चुअल कैश है। एक्चुअल कैश आप समझ सकते हैं कि जो आपको पैसा मिल रहा है। इसके लिए मैं पहले बताता हूँ, एक हो अगर आपसे किया जाए, जैसे हिंदी में लिखा है ये वास्तविक या प्राप्त किराया, तो इसके लिए हम बोलते हैं एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ रहे होंगे, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ये वो पैसा है जो आपने कैश में रिसीव कर लिया। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। यस अच्छा, सर। इसके बाद में दूसरा बेटा पॉइंट होता है म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू एम भी लिख रहा हूँ। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब जो नगर निगम है, नगर निकाय है, उसकी तरफ से भी वैल्यूएशन उस प्रॉपर्टी का किया जाता है। क्योंकि आपने अगर किराए पर उठा रखा है तो आप क्या कहते हैं कि हाँ हमने 10 रुपए महीने में किराए पर उठा दिए, तो हाँ मेरी इसकी, क्योंकि रूल ये था ना कि आपने रेंट पे नहीं उठाया तो जो है कैपेसिटी है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो फिर कैपेसिटी से बचने के लिए आपने कह दिया कि हमने हाउस प्रॉपर्टी 10 रुपए तो किराए पे उठा दी, तो बेटा 10 रुपीज, तो ये तो पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए कैपेसिटी भी फाइंड करनी जरूरी होती है। तो जब आपने क्या बोला, आपने बोला कि एक्चुअल रेंट हमारा 10 रुपए है, तो इस समय म्युनिसिपल वैल्यू जो है, वैल्यूएशन नगर निगम में, वो भी उसकी वैल्यू निकालता है, कहता है ओके हमारे हिसाब से इसकी वैल्यू है 3,000। तो आपको म्युनिसिपल वैल्यू भी कंसीडर करनी पड़ती है। तो एक तो एक्चुअल हो गई, एक म्युनिसिपल हो गई, जो म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन होगा ये देगा। इसी तरीके से एक वैल्यू होती है, हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब होता है कि जो अगल बगल हो। अब आप भिड़ जाएं, अरे हमारे यहाँ एरिया में तो 10 रुपीज में ही रेंट पे उठाया जाता है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफिसर धोखा कर रहे हैं, उन्होंने 3,000 रुपए कर दिया। तो इन दो बातों पे अगर मतलब मान ली कंडीशन है, तो एक और टर्म आता है फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब है अगल बगल के मकान। तो जो अगल बगल लोग आपके रहते हैं और उसी तरीके से मिलता जुलती जो हाउस प्रॉपर्टी है, वो उसको कितने रेंट पे उठाते हैं? 4,500 पे। तो फिर से समझ लीजिए, जो फेयर रेंट की कंडीशन है इसका मतलब है अड़ोस पड़ोस वो भी तो रेंट पे उस तरीके के मकान उठाते होंगे कि नहीं उठाते होंगे। तो इसलिए उसको हम लोग फेयर रेंट की कंडीशन में रखते हैं। और एक फोर्थ और टर्म हमको समझना होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेचुअरी रेंट। जो कानून के हिसाब से वहाँ की एक लिमिट होती है, उसको बोला जाता है स्टेचुअरी रेंट। अब इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम क्या क्या कैसे यूज कर सकते हैं वो बताते हैं। अच्छा, ये 4 पॉइंट सबको क्लियर हैं? जो ये स्टेचुअरी रेंट है जो कानून के हिसाब से है,
उसका जो नाम है बेटा वो स्टैंडर्ड रेंट होता है। एसटीडी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड रेंट। ये मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, ये आपको समझना जरूरी है। क्या एक्चुअल रेंट सबको समझ में आता है? एक्चुअल रेंट, Yes, sir. यस सर। म्युनिसिपल वैल्यू समझ में आ गई? यस Yes, सर। sir. फेयर रेंट, अगल बगल अड़ोस पड़ोस। Yes, sir. स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर में से भी डिसाइड होता है, उसको हम स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं। तो सर इसका क्या मतलब, हमें 4 वर्ड याद कर लेने चाहिए? हाँ बेटा, ये 4 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। अभी 4 अपने दिमाग में बैठा लेंगे। हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ जी सर, सर। बैठ गए। Yes, sir. एक एक्चुअल रेंट हो गया, एक जो Yes. म्युनिसिपल वैल्यू की रेंट हो गई वो हो गया, एक फेयर रेंट, मैंने इसलिए स्टोरी सुनाई, जो अड़ोस पड़ोस के घूमने के लिए होगा, और एक कानून के हिसाब से बना हुआ स्टैंडर्ड रेंट। इतनी चीजें बस आपको दिमाग में 4 रखने हैं। तो अब देखिए क्या चीज है, ये हिंदी वाले से इंग्लिश को भी मैं कंपेयर करके बता देता हूँ। ये फर्स्ट स्टेप दिया है निकालने के लिए, जिसको उचित किराया हिंदी में बोला गया है, उसी को बोलते हैं फेयर रेंट। उचित का मतलब क्या होता है? जो अगल बगल काम हो रहा हो वही उचित है, जैसा सब कर रहे हैं वही हम काम कर रहे हो। तो ये पहली कंडीशन बताती है कि हम फेयर रेंट और उसके बाद में म्युनिसिपल जो रेंट है, म्युनिसिपल वैल्यू, उनके बीच में कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू के बीच में हम कंपेयर करेंगे, और जो ज़्यादा होगा हम उसके साइड हो जाएंगे। ओके, कहीं कोई दिक्कत? नो सर। तो पहला कंपैरिजन जो है वो आपका म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू के बीच में हो जाएगा, फेयर रेंट। म्युनिसिपल, क्योंकि इन्हीं के बीच में लड़ाई चल रही थी, मैंने बोला था ना कि स्टैंडर्ड म्युनिसिपल वैल्यू आए और इन्होंने कहा कि 3,000 रुपये, 3 या 2.5 बोला, 3,000 रुपये। तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बताया कि नहीं, 4,500। तो जब आपने जो 10 रुपए बताया था, सबसे पहले स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? यहीं से स्टार्ट हुई थी। आपने 10 ही रुपए बताया था, म्युनिसिपल वैल्यू ने आई, उसने कहा नहीं 3,000 रुपए होंगे। फिर आप भिड़ गए कि नहीं भाई अगल बगल देखो, तो उचित किराया जो अगल बगल है वो 4,500 रुपये निकल करके आया। तो इस तरह इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है? तो सबसे पहले स्टेप आप देखेंगे फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू के बीच में ज्यादा होगा, हम उसको ले लेंगे। मान लिया कि चलो भाई यहाँ पर बगल बगल फेयर रेंट जो उचित किराया है वो 4,500 है, हम उसको ले लेते हैं। उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। तो स्टेप नंबर 2 जो है उसको हम कंपेयर करेंगे किससे? ये प्रमाणित हिंदी वालों के लिए मैंने खास तौर से चार्ट को रखा है, इंग्लिश वाले जो है इसको समझ ले। अब इसका कंपैरिजन किससे होगा? स्टैंडर्ड रेंट से होगा। अब हम यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। और फिर थर्ड लेवल पे हम आते हैं कि जब हमारे पास जो ये संभावित किराया है जो मिल सकता था हम लोगों को, और यह वास्तविक किराया, इन दोनों के बीच की पोजीशन को हम लोग कैसे कवर अप करें और कैसे कैलकुलेट करें। सर बड़ा ये हौच पौच हो रहा है पूरी स्टोरी। हाँ बेटा। सर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेटा? तो सुनो शॉर्टकट, डायरेक्ट सुनो, डायरेक्ट सुनो। आपके पास शॉर्टकट के लिए आपको क्या याद रखना है? आपको सीधे याद रखना है म्युनिसिपल रेंट, और उसके बाद आपको याद रखना है फेयर रेंट। बस इन दोनों को आपको याद रखना है, और इन दोनों को कंपेयर करिए। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा हम उसके साथ हो लेंगे, और इसके बाद में बस सबसे पहले यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी, हम उसके साथ हो लेंगे। मगर 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 ये तो ये कंडीशन हुई, मगर आखिरी में हम देखेंगे एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट अगर इन सब से सबसे ज्यादा है तो हम उसी के साथ पढ़ेंगे। और मैंने क्या बोला कि मैं लास्ट में बात करूंगा एक्चुअल रेंट की। तो एक्चुअल रेंट तो सबसे अलग हो गया, सबसे लास्ट में हो गया। अभी इसमें बीच में मैंने एक चीज छोड़ दी। सर हाँ हाँ, स्टैंडर्ड रेंट आपने छोड़ दिया। तो जो स्टैंडर्ड रेंट है वो बेटा बार है। स्टैंडर्ड रेंट एक बार है, एक लिमिट है, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। सर क्या मतलब? थोड़ा फिर से समझाइए। देखो समझो, तुम्हारे पास एक है म्युनिसिपल वैल्यू, एक तुम्हारे पास है फेयर वैल्यू,
और म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, इन दोनों को तुमने कंपेयर किया। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद में जो ज़्यादा हुआ तुम उसकी तरफ हो लिए। यहाँ तक समझ में आता है कि नहीं आता है? मगर इसी समय में स्टैंडर्ड रेंट बीच में आकर के लग गया। हो तो लिए तुम इस तरफ, तुम इसके साइड आ गए कि ये हमारे पास ज़्यादा है, मगर स्टैंडर्ड रेंट हमारे लिए लिमिट बनाता है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेंट हमारे लिए लिमिट बनाता है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फाइनली हमें स्टैंडर्ड रेंट देखना होगा कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इन सब के अलावा हमने क्या छोड़ दिया? इन सब के अलावा हमने एक्चुअल रेंट छोड़ दिया। तो बस आप तीन के बीच में उलझेंगे। एक्चुअल रेंट आपने सर क्यों छोड़ दिया? बेटा एक्चुअल रेंट इसलिए छोड़ दिया कि अगर एक्चुअल रेंट इन सब से ज्यादा है, अगर एक्चुअल रेंट इन सब से ज्यादा है तो बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, तब हम एक्चुअल को ही देखेंगे। तो अगर एक्चुअल रेंट सबसे ज्यादा हो, एक्चुअल किराया ही सबसे ज्यादा हो, तो बाकी सब प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। तो हम लोग एक्चुअल रेंट को ही कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको बेटा बस इतना याद रखना है कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन में हम एक्चुअल रेंट को सबसे किनारे तब रखेंगे जब एक्चुअल रेंट हमारे पास सबसे ज्यादा हो, और जब एक्चुअल रेंट हमारे पास सबसे ज्यादा होगा तो बाकी किसी को मतलब ही नहीं। और स्टार्टिंग जो शुरू होगी तो वो दो लोगों के बीच में शुरू होगी, वो होगी हमारे पास में फेयर रेंट के लिए, और साथ में दूसरा कौन सा मैंने बताया था आपको? म्युनिसिपल वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये एक बार है। कल तक की क्लास के लिए इसको रिवाइंड करके इतना जरूर याद रख लीजिएगा। क्यों इसको याद कर लीजिएगा वो भी मैं वजह बता दे रहा हूँ, क्योंकि जितना आपको अभी सब मैंने बताया है, चाहे हिंदी में बताया हो चाहे अभी इंग्लिश बताया हो, इन सबको मैं यूज करके, ये देखिए एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, उस पर आपको इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा जो मैंने वर्ड बोले कि म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। तो बेटा बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। अभी अभी देखो मैंने बोला ना स्टैंडर्ड रेंट एक लिमिट है, उसको हम छोड़ देंगे, अभी हम नहीं कवर करते। तो ऐसी हालत में सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कल आपके लिए अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, मैंने क्या बोला कि अगर एक्चुअल रेंट का दूसरा नाम डिफैक्टो होता है। अगर एक्चुअल रेंट सबसे ज्यादा होगा तो हमें बाकी कुछ नहीं देखना, हम उसी को ही ले लेंगे, वही हमारी रेंटल वैल्यू होगी। तो देखो एक्चुअल रेंट हमारा सबसे ज्यादा है, हमने उसको रेंट पे ले लिया कि नहीं ले लिया। तो सिर्फ आज मैंने आपको एक ही बात बताई कि अगर एक्चुअल हमारा सबसे ज्यादा हो तो बाकी में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती। ये दिमाग में गांठ बांध लो, याद कर रख लो। कल हम इसी के ऊपर आगे प्रैक्टिस कराएंगे। दिमाग में म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। और जब भी स्टैंडर्ड रेंट की बात आए तो याद रखना वो एक लिमिट है।